सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जी 2024 के लिए मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक करंट अफेयर के, जो कि अप्रैल 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि आपका जून में आपका एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो टॉप 20 एमसीक्यू मैंने ढूंढ के निकाला है, या कह लीजिए ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और ऐसे टॉपिक को करेंगे जहाँ पे अवार्ड भी होंगे। आपके जो भी एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च होते हैं, या जो भी आपका डिफेंस संबंधित क्वेश्चन होता है, मतलब सारे इसमें क्वेश्चन मिक्स आपके रहने वाले हैं। तो आज की जो क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो अप्रैल 2024 के होंगे। ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग 2023 तक के सारे क्वेश्चन भी कर लें। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कौन सा बैंक बाजार मूल्य के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो बैंक ऐसा कौन सा है जिन्होंने कोटक बैंक को पीछे छोड़ दिया है? वो आपका है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब आप पूछेंगे कि ये चौथा सबसे बड़ा अगर बैंक बन गया तो पहला कौन सा है? तो यहाँ देख लीजिएगा, बाजार मूल्य के आधार पर भारत में 3 शीर्ष बैंक है। सबसे पहले आपका HDFC बैंक फर्स्ट, SBI सेकंड, और आपका ICICI थर्ड पे नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथे नंबर पे पहुँच गया वो आपका एक्सिस बैंक पहुँच गया है। बाकी पहले नंबर पे HDFC है, SBI है, सेकंड पे ICICI आपका थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का किस धातु से बना है? अभी आपने को पता ही होगा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या के अंदर रामलला मंदिर का प्रतिष्ठान का जो है अनावरण किया, और उसके उपलक्ष्य में 50 ग्राम का एक रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का धातु का लॉन्च किया। वो सिक्का किस धातु का बना हुआ है? सिक्का आपका चांदी सिक्का का बना हुआ है। हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ इस तरीके से वो आपका सिक्का दिखाई देगा, और एक तरफ आपका ये रामलला लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आपका श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ये बना हुआ लिखा हुआ है, और 50 ग्राम 999 शुद्ध रजत करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या कैसे इसमें रहने वाला है। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा का सीमित संस्करण 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का जाने से बना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अन्य सिक्कों के साथ इस स्मृति चिन्ह सिक्के का भी अनावरण किया। यह सिक्का राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम SPMCIL के 19वें स्थापना दिवस के दौरान जारी किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भगवान बुद्ध और सिंह वाले गंडे का सिक्का भी उन्होंने जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व किया, जो मंदिर निर्माण महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस धातु का बना हुआ, आपका चांदी धातु का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस AI कंपनी, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक AI पेश किया? तो अब जैसे ही आपको पता है कि अब AI का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको AI के बेस पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी कंपनी है जिसने पहला अपना संवादात्मक AI पेश किया है, मतलब बातचीत कर सकते हैं, वो आपका है ह्यूम। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे है न्यूयॉर्क एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस EVI नाम का यह AI ह्यूम के स्वामित्व वाले एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा संचालित है। ह्यूम की तकनीक का उद्देश्य मानवीय भावनाओं की व्याख्या करना और अपने API के माध्यम से सहानुभूति पूर्ण प्रतिक्रियाएं प्रदान करना है। स्टैंड अलोन अनुप्रयोगों के विपरीत ह्यूम के AI को AI सहायक, ग्राहक सहायता और चिकित्सा क्षेत्रों में क्रांति लाने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में एकीकृत किया जा सकता है। ह्यूम AI को आजमाने के लिए उपयोगकर्ता अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस की अनुमति दे सकते हैं और AI के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, जो ऑन स्क्रीन बार के माध्यम से उपयोगकर्ता के स्वर और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। EVI भाषण की धुन, लय और समय को संसाधित करता है, जो इसे नई क्षमताओं को अनलॉक करने की अनुमति देता है, जैसे कि जानना है कि कब बोलना है और आवाज़ के सही स्वर के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण भाषा उत्पन्न करना है। मतलब कि अब ये क्या होगा, ऐसा AI है जो आपसे बातचीत भी कर सकेगा। तो ऐसा कुछ कंपनी ने बनाया है, तो ये आपकी कंपनी है ह्यूम कंपनी, जो कि AI संवादात्मक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, पेटीएम पेमेंट बैंक के जो प्रबंध निदेशक, MD और CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? अभी तक जो MD और CEO थे ये आपके सुरेंद्र चावला थे, और ऐसी स्थिति में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जिस समय पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर क्या है कि समझ लीजिए बहुत सी प्रतिबंध
बहुत ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सामना कर रहा है। जैसे कि रिजर्व बैंक ने अभी अपने बीच में सुना ही होगा, तो पेटीएम ने 8 अप्रैल 2024 को उनके इस्तीफे की घोषणा की, मतलब 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा कर दी, पर यह प्रभावी कब होगा? 26 जून से आपका प्रभावी होगा। चावला ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारण और बेहतर करियर की संभावना तलाशने की इच्छा बताई। पीपीबीएल में शामिल होने से पहले चावला ने आरबीएल बैंक में शाखा बैंकिंग प्रमुख के रूप में कार्य किया है। बस इतना यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो इनका नाम है सुरेंद्र चावला, अभी हाल ही में पेटीएम और प्रबंध बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और 26 जून को ये रिटायर होंगे। आपका एग्जाम हो गया होगा तब तक। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? अभी आपको पता, अभी हाल ही में 10 अप्रैल को क्या हुआ कि आपको होम्योपैथी डे मनाया गया। ठीक है, तो इसकी एक थीम होती है, जैसे कि इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग रिसर्च इन्हांसिंग प्रोफिशिएंसी। मतलब इस बार की जो थीम थी, एम्पावरिंग रिसर्च इन्हांसिंग प्रोफिशिएंसी थी। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा जगत में इसके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के नाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने होम्योपैथी के उपयोग से उपचार का तरीका खोजा। होम्योपैथी भारत में लोकप्रिय चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह देश विश्व स्तर पर सबसे बड़े होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और व्यापारियों में से भी एक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस को आयुष मंत्रालय द्वारा होम्योपैथी सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वस्थ एक परिवार के रूप में यह थीम दी थी। पर इस बार की जो थीम रही है वो है एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा बैंक ऐसा है जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? भाई ये सब काम तो निजी बैंक ही कर पाएगा कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला निजी बैंक कौन सा है? तो आपका HDFC बैंक। अभी आपने पढ़ा था कि बैंक बाजार के मामले में नंबर 1 पे यही है। एक्सिस बैंक आपका चौथे नंबर पे है। ICICI बैंक आपका थर्ड नंबर पे है और SBI आपका सेकंड नंबर पे है। यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र बैंक बन गया। कौन सा? HDFC। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ, मतलब आपको ध्यान रखना है कि सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसने तैयार किया है? इसरो, DRDO, CSI और HAL। तो अभी याद रखना, DRDO ने क्या किया है कि एक ऐसी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है जो कि उच्चतम खतरे को भी सुरक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आपको पता है DRDO की हेडक्वार्टर कहाँ पे? DRDO का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें DRDO का जो ध्येय वाक्य है, बलस मूलम विज्ञानम है। तो ये सारी चीज़ें आपको DRDO से संबंधित याद रखनी है। देखो, डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक लागू करने वाला पहला भारतीय स्टेडियम बन गया है? तो कौन सा स्टेडियम है जो हाइब्रिड पिच तकनीक लागू करने वाला? तो ये है आपका HPCA स्टेडियम धर्मशाला के अंदर है। धर्मशाला ये आपका जो है, ये आपका हाइब्रिड तकनीक लागू करने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पिचों की गुणवत्ता, उनके स्थायित्व को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा कि नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास ने स्टेडियम में क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी स्थापित की। हाइब्रिड पिच प्रौद्योगिकी अधिक सुसंगत और उच्च प्रदर्शन वाली खेल सतह का वादा करती है, मतलब जो इसकी सरफेस होगी काफ़ी अच्छी बनाई जा सकती है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और SIS के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक पॉल टॉलर ने भारतीय क्रिकेट के विकास पर इस तकनीक के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की है। बस इतना, इसमें इतना याद रखना है कि जो आपका हाइब्रिड पिच तकनीक लागू होने वाला है वो आपका धर्मशाला पे लागू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल 2024 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए गए बच्चों की देखभाल संबंधी अवकाश चाइल्ड केयर लीव की अवधि कितनी है? तो आपको बता दूं कि अभी उच्चतम न्यायालय का फिर से 1 अप्रैल 2024 में निर्देश आया। उसमें कहा गया कि बच्चों की देखभाल के लिए उनको कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए उनको अवकाश मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देशित किया कि महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त, मतलब कि 180 दिन मतलब जो 6 महीने की जो अनिवार्य मातृत्व अवकाश मिलता था, उसके अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार है। न्यायपीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के अवकाश देने से इनकार करने पर प्रायः महिलाओं को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्माड़ी की याचिका पर लिया गया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि अभी उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, उसमें कहा गया कि उनको बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश मिलना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को दिया गया। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक समारोह के दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अग्रणी और अनुकरणीय योगदान दिया हो। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट इस पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस मंत्रालय ने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है जिसने लॉन्च किया है, ये कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मिनिस्ट्री है। तो ये आपका मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसने माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इस ऐप का उद्देश्य क्या होगा कि केंद्रीय सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना है। मतलब जो भी सरकार की योजनाएं हैं इस पोर्टल पर रहेंगी और सभी लाभार्थियों के तक इस बात को पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तकनीकी टीमों द्वारा विकसित ऐप है। CGHS लाभार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें नियुक्तियों की बुकिंग, प्रयोगशाला रिपोर्ट तक पहुंच और प्रतिपूर्ति दावे की स्थिति की जाँच करना शामिल है। यह लॉन्च CGHC विभाग के भीतर डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाता है। माई CGHC ऐप अब iOS और एंड्रॉयड, मतलब आपको एप्पल स्टोर में भी और आपका एंड्रॉयड दोनों प्लेटफार्मों में उपलब्ध, डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो लाभार्थियों को एक सहज स्वास्थ्य सेवा अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन सुशील कुमार, स्मिता IAS, दीपक कुमार, नरसिंह यादव। याद रखना जो भारतीय कुश्ती महासंघ के चुने गए हैं उनका नाम है नरसिंह यादव। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, कुश्ती में अपने उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले नरसिंह यादव प्रदर्शनकारी पहलवानों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगी। 2016 में ओलंपिक से पहले उन्होंने तब ध्यान आकर्षित किया जब 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने उनके खिलाफ ट्रायल मुकाबले का अनुरोध किया। अपने इर्द गिर्द विवादों के बावजूद नरसिंह यादव कुश्ती समुदाय में सक्रिय रहे और उन्होंने WFI के नेतृत्व में भूमिका संभाल ली। चुनाव प्रक्रिया में मतपत्र पर मतदान किया गया, जिसमें नरसिंह यादव को आयोग के सदस्यों का सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस पैनल का गठन खेल की विश्व नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा एथलीटों की शिकायतों के समाधान के लिए किया गया था। अब बात करते हैं आगे, किस नवरत्न कंपनी ने CPSE ने पहली बार PSU क्लब स्कोप सोशल कनेक्शन इंटरेक्शन सेंटर के लिए परियोजना का निर्माण किया। तो ये है स्कोप सोशल इंटरेक्शन, ये आपका है NBCC इंडिया लिमिटेड, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस योजना का क्रियान्वित इसने किया, NBCC इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रच दिया है। तो पेरिस ओलंपिक में भी आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होने वाले हैं, तो उसमें भारत की महिला जूरी सदस्य किसने बन गई हैं। तो ये बन गई हैं बिल्किस मीर। पेरिस खेलों के लिए जूरी सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की आधिकारिक सूचना भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा जम्मू और कश्मीर प्रशासन को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से दी। जल खेल प्रमोटर, डेवलपर और पूर्व एथलीट बिल्किस ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपनी नियुक्तियों को एक सपने होने का जैसा बताया और एथलीटों और खेल प्रमोटरों के ओलंपिक के महत्व पर जोर दिया। 1998 में कश्मीर में एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाली बिल्किस ने देश का प्रतिनिधित्व किया और बाद में चीन के हांगझो में पिछले वर्ष हुए एशियाई खेलों सहित शीर्ष खेल आयोजनों में जूरी सदस्य बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में उनका चयन जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि समर ओलंपिक खेलों के लिए एशिया से केवल 2 ही जूरी सदस्य को चुना गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है। आपको पता है जल जीवन मिशन बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से ये काम चल रहा है कि लोगों के घरों तक टोटी के माध्यम से पानी, टैप के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। गाँव में देखा हो, ग्रामीण इलाकों में अगर आप रहते हो वहाँ भी देखा हो कि वहाँ तक भी पानी पहुँच रहा है। तो ये सरकार की एक योजना है। ठीक है, ये योजना में कहा गया कि 73वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 2024 तक था कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों, कॉर्पोरेट औद्योगिक घरानों को जल जीवन मिशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के योगदान सक्षम बनाने के लिए जल जीवन राष्ट्रीय जल जीवन कोष की स्थापना की जा रही है। तो ये तो हो गया 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था।
अब इसमें क्या है कि जल जीवन मिशन में शीर्ष 10 जिले कौन से हैं। पहला जिला है नीलगिरी जिसने 81% काम को कर लिया है। महोबा है जो इसने 80% काम को किया है। कुड्डालोर तमिलनाडु का जिला है जो कि 80% काम कर चुका है। मेरठ उत्तर प्रदेश 79.75% काम कर चुका है। ललितपुर उत्तर प्रदेश 77.61। तो इस तरीके से जो पहला स्टेट है क्वेश्चन यही पूछा गया है कौन सा राज्य है या कौन सा जिला है, तो ये आपका है नीलगिरी तमिलनाडु का जिला। नीलगिरी तमिलनाडु का जिला जिसने टॉप किया है, मतलब कि वो हर घर जल उपलब्ध कराने के मामले में आपके टॉप पर है। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो है दूसरे स्थान पर है, आपने देख लिया इस लिस्ट में। पहले स्थान पर नीलगिरी तमिलनाडु है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा स्टेट या का कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है दूसरे स्टेट पर है, दूसरे नंबर पर है, तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो आपका है वो दूसरे नंबर पर है। अगला सवाल आपके पास है कि मार्च 2024 में ही त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। तो भैया जो त्रिपुरा है आपकी राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा के जो है जीआई टैग की बात करें तो यहाँ पे एक त्रिपुरेश्वरी मंदिर का पेड़ा है और रिगनाई पचरा पोशाक है। ये दोनों पोशाक ये दोनों एक पोशाक और इस मंदिर के पेड़ा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। यह घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री मनीष शाह ने की। पेड़ा क्या है? त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद है। और इग्नाई पेशरा क्या है? यह अपने ही देश की जनजातियों की महिलाओं द्वारा एक पारंपरिक कपड़ा है। इस महीने की शुरुआत में रिसा नामक एक अन्य स्वदेशी कपड़े को भी जीआई टैग मिला था। मतलब यहाँ पे त्रिपुरा की एक रिसा नाम की एक स्वदेशी कपड़ा उसको भी जीआई टैग मिला था, इस बात को भी ध्यान रखना है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत कौन से नंबर पर है? अगर अभी ये लिस्ट जो जारी हुई इसमें अगर देखा जाए तो भारत यहाँ पे 10वीं रैंक पर है। अध्ययन में विश्व साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण कर विश्व साइबर अपराध सूचकांक तैयार किया गया, जिसमें साइबर अपराध की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर लगभग 100 देशों को स्थान दिया गया। भारत में साइबर अपराध का सबसे आम प्रकार धोखाधड़ी है, जिसमें लोगों को धोखों से अग्रिम शुल्क भुगतान के लिए विवश किया जाता है। अब रूस में सबसे ज़्यादा अपराध दर वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद यूक्रेन है, चीन है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, रोमानिया का स्थान है। उत्तर कोरिया, ब्रिटेन और ब्राज़ील भी शीर्ष रैंकिंग देशों में शामिल हैं। अगर हम बात करें शोध में साइबर अपराध की प्रमुख श्रेणियों की पहचान की गई, जिनकी तकनीकी उत्पाद और सेवाएं, हमले और जबरन वसूली, डेटा और पहचान की चोरी, घोटाले और अवैध आभासी मुद्रा से जुड़े धन शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3 जिसका होगा 10वीं रैंक पर है। माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम लघु भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो याद रखना इसके मॉडल का नाम है F3M3 नहीं सॉरी फी3 मिनी। ऑप्शन सेकंड इधर आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। फी3 मिनी माइक्रोसॉफ्ट की फी3 परिवार का हिस्सा है, जिसे सक्षम और लागत प्रभावी लघु भाषा मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। Phi 3 मिनी जैसे भाषा मॉडल चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी से एआई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज का समय जो है एआई का है और एआई इतनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसी के लिए विभिन्न प्रकार के नवीनतम मॉडल बनाए जा रहे हैं। विनय कुमार ने मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन कहाँ पे हुआ? तो भैया याद रखना सबसे पहली बात तो पैरा पावर लिफ्टिंग किस देश में हुई? तो ये हुई है शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। अगर हम बात करें कि इसके अंदर भारत देश की तरफ से जो गए थे विनय कुमार ने क्या जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड मेडल ये कहाँ के रहने वाले? ये हैं आपके अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम है विनय कुमार। ये विनय कुमार है जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है शर्म अल शेख मिस्र में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पैरा पावर लिफ्टिंग जो कप है वो मिस्र के शर्म अल शेख में हुई। दूसरी बात, ये कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के 18 वर्षीय एथलीट विनय हैं। 59 किलोग्राम युवा कैटेगरी में इन्होंने 120 किलोग्राम वेट उठा करके जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वह उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए। मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। मिस्र के ही मोहम्मद अब्दुल कादर को तकनीकी कारणों से अयोग्यता का सामना करना पड़ा। विनय ने अपनी सफलता का जो श्रेय है अपने को जेपी सिंह को श्रेय दिया। अपनी यात्रा में मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। उनकी जीत महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सही बात है भाई। तो याद रखना कि पैरा पावर लिफ्टिंग कहाँ पे हुई है? तो शर्म अल शेख मिस्र में हुई है। इसके अंदर भारत की तरफ से विनय कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में क्या जीता है? तो गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि ये गोल्ड जीता है इन्होंने। यहाँ पे आपने विनय कुमार को भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व लेखक संगठन
वर्ल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रश्मि राजगोपाल, चिनुआ अचेबे, परकला प्रभाकर। तो याद रखना ये जो है दिया गया ममताजी सागर को दिया गया है। अब यह है ममताजी सागर कन्नड़ कवि, नाटककार और शिक्षाविद। ममताजी सागर अपने कार्य में जेंडर, राजनीति और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जानी जाती हैं। पुरस्कार सम्मान स्वरूप नाइजीरिया के अबूजा में हुआ। पहले सम्मेलन के दौरान एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया लेखक राइटर्स विलेज में आयोजित किया गया। ममताजी सागर की काडा नौलिना हेज्जे और नदिया नीरिया तेवा जैसी संकलन कविता के माध्यम से सामाजिक मुद्दों की खोज कर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इन्होंने जो काम किया था उसी के लिए इनको अवार्ड दिया गया। यह है आपकी ममताजी सागर। ममताजी सागर इनको ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया? नाइजीरिया के अबूजा के अंदर ये अवार्ड इनको दिया गया। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ममताजी सागर हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया जिन क्वेश्चनों की दावेदारी है कि आपके एग्जाम के अंदर आने की, इसलिए हमने मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो अप्रैल 2024 के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा मार्च 2024 के क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQs को कर लेंगे। तो हो सकता है अगर हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, अगर आप इतना ही पढ़ोगे, अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप इतना ही पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। 4 से 5 क्वेश्चन आने, देखो परेशान मत हो ज़्यादा। SSC GI के अंदर आपके टोटल 50 में से 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप 10-10 20 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो हो सकता है अगर इन क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, अगर आपकी इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, और जो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी, और करंट अफेयर बहुत ओल्ड भी आता है तो हम कोशिश करेंगे कि 2022 के भी कुछ क्वेश्चन कर लें, 2023 के भी कर लें, 2024 के हम लोग कर ही रहे हैं क्योंकि अभी 4 महीने इसके हो जिसको हम लोग 4 महीने कर लेंगे। और पर जो ओल्ड वाले भी हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक कल वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।